Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bismillahirrahmanirrahim. So, beta, after discussing the passage of AC through resistor, capacitor and inductor, pure circuits में जब हमने देखा जब हमारे पास रेजिस्टिव सर्किट, इंडक्टिव सर्किट, कैपेसिटिव सर्किट था, तो उनमें देखा हमने कि जब हम AC पास कराते हैं तो वहाँ पे अपने डिफरेंट रिलेशंस देखी बिटवीन फेज रिलेशंस देखी बिटवीन करंट एंड EMF. आपको याद ही होगा, as far as pure resistive circuit was there, we were having no phase difference between E and I. लेकिन जब हमारे पास इंडक्टिव सर्किट था तो EMF वाज लीडिंग द करंट बाय फेज ऑफ 90 एंड जब प्योर कैपेसिटिव सर्किट था तो उस वक्त करंट वाज लीडिंग द EMF बाय फेज ऑफ 90. तो उसके बाद हमने एक्चुअली एक दो टर्म्स भी पढ़े थे जैसे रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस एंड इंडक्टेंस. नाउ द मेन थिंग विच वी हैव टू डिस्कस विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज नाउ द कम्बिनेशन ऑफ द सर्किट एलिमेंट्स इज कंसिडर्ड, दैट इज द रिएक्टेंस. अब देखो बेटा, आप जब हम सर्किट पढ़ते थे आमतौर पर हमारे करंट को सर्किट्स में अपोशन मिलती है. जब करंट किसी सर्किट में चलता है तो देयर फॉर इट फेसेस सम सॉर्ट ऑफ अपोशन दियर. तो उस अपोशन को सो फार जो हमने पढ़ा था दैट वाज द रेजिस्टेंस. यानी रेजिस्टर जो हमारे पास होते हैं वो एक्चुअली ऑफर करते हैं रेजिस्टेंस टू द करंट, लेकिन वो एक्चुअली एज फार एज अवर रेजिस्टिव सर्किट्स आर कंसिडर्ड. लेकिन अब हमारे पास दो और सर्किट एलिमेंट्स है जस्ट लाइक इंडक्टर एंड कैपेसिटर. ये दोनों भी अपोशन दिखाते हैं करंट को. यानी both the capacitor and inductor also shows us the opposition to the flow of current. Now that opposition is called as reactance. उस opposition को क्या हम कहते हैं? Reactance. The non-resistive opposition to the flow of current in AC circuit is called as reactance. अब ये वो opposition है हमारे करंट को जो सर्किट को फेस करना पड़ता है, लेकिन रजिस्टर की वजह से नहीं बल्कि हमारे इंडक्टर और कैपेसिटर की वजह से. तो उस अपोशन को हम रिएक्टेंस अब कहेंगे, विच मीन्स द अपोशन विच इज शोन बाय द इंडक्टर एंड दैट बाय द कैपेसिटर टू द फ्लो ऑफ करंट, दैट इज कॉल्ड एज रिएक्टेंस. ठीक है ना. तभी मैंने लिखा भी नॉन रेजिस्टिव अपोशन, यानी ये अपोशन है करंट को, अपोशन हमारा इसी करंट हमारा करंट अपोशन फील कर रहा है, लेकिन यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं है, रेजिस्टिव अपोशन नहीं है, बल्कि उसके बगैर एक और अपोशन है वहां पे फेस करता है. तो देयरफॉर उस अपोशन को सिंपली हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड एज रिएक्टेंस. बाकी ऐसा यूनिट तो सेम ही रहेगा जो हमारे पास रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट था दैट्स ओम, वही इन रिएक्टेंसेस का भी रहेगा. लेकिन अब दिस रिएक्टेंस इज शोन बाय टू सर्किट एलिमेंट्स. either the reactance is shown by the inductor or it is shown by the capacitor. If the reactance is shown by inductor then it is called as inductive reactance, or if it is shown by capacitor then it is called as capacitive reactance. ठीक है ना. तो therefore first we will study inductive reactance. Now what is inductive reactance? It is simply the effective opposition which is offered by the inductor to the flow of current in a circuit, that's called as inductive reactance. यानी वो अपोशन जो एक इंडक्टर एक सर्किट में करंट को दिखाएगा उस अपोशन को हम सिंपली कहेंगे वो इंडक्टिव रिएक्टेंस है. ठीक है ना. हमने सर्किट में इंडक्टर लगाया तो ऑब्वियसली उसमें जब हम करंट पास करते हैं तो करंट कुछ अपोशन वहां पे फेस करता है. तो दिस सॉर्ट ऑफ अपोशन विच इज ऑफर्ड टू द एसी करंट और द करंट इनसाइड द इंडक्टर, दैट इज सिंपली कॉल्ड एज इंडक्टिव रिएक्टेंस. ठीक है ना बेटा. अब इस इंडक्टिव रिएक्टेंस बाकी मैंने आपको कहा यूनिट्स विल रिमेन द सेम. नाउ सो फार वी हैव स्टडीड द प्योर इंडक्टिव सर्किट. उसमें आपने देखा कि हमारा जो अगर हम EMF से हम स्टार्ट करते थे दैट्स व्हाट इज इक्विवेलेंट E नॉट साइन ओमेगा टी, और एंड पे हम रिजल्ट देखते थे I में हमें रिजल्ट मिलता था. दैट इज टू डिराइव द रिलेशन बिटवीन E एंड I. अगर आपको याद होगा जिस वक्त हमने इंडक्टिव सर्किट पढ़ा था तो एक रिलेशन हमें वहां पे मिली थी I इज इक्विवेलेंट I नॉट साइन ओमेगा टी. बट यू रिमेंबर वो I नॉट किसके बराबर था? दैट्स कंपेयरिंग, इसी इक्वेशन से आप देख सकते हो I नॉट इज इक्वलेंट, बेटा वो आपको निकला था E नॉट बाई ओमेगा एल. ठीक है ना. वहां पे आपको रिलेशन निकली थी पहले I नॉट इज इक्वलेंट E नॉट बाई ओमेगा एल साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2. ठीक है ना. तो देयरफॉर बेटा दिस E नॉट बाई ओमेगा एल वाज टेकन एज I नॉट, दैट तभी हम लिख पाते थे I इज इक्वलेंट I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2. वो आपने किया है वो क्वेश्चन, आप अगर नहीं देखा तो पिछले लेक्चर में देखो, ये वहां पे किया हुआ है. ये हमें एक्चुअली एक इंडक्टिव सर्किट में मिलता है पीक करंट इंडक्टिव सर्किट में हमें इसके बराबर होता है. अगर हम इसको सिंपल दिस रेजिस्टिव सर्किट के साथ कंपेयर करेंगे विथ I नॉट वाज सिंपली इक्विवेलेंट E नॉट बाई R. ठीक है ना. ये प्योर सिंपल रेजिस्टिव सर्किट है, दैट्स I नॉट वाज इक्विवेलेंट टू सिंपली E नॉट बाई R. तो देयरफॉर यहाँ पे आप कंक्लूड क्या कर सकते हो, अगर आप खुद देख सकते हो E नॉट सेम I नॉट एंड सेम, ये R के बराबर है. Which means by comparing these two, L omega has the same dimensions as that of the R. Thus term L omega is called as inductive reactance. ठीक है ना. तो therefore जब हम compare करते हैं with this we find omega L has the same dimensions of R. ठीक है ना. Thus term thus omega L is known as
इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो ओमेगा एल को हम क्या कहते हैं, इसको हम इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं, एंड रिप्रेजेंटेड बाय एक्स एल। इसको इस तरह एक्स सबस्क्रिप्ट एल, इसको हम कहते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। दस एक्स एल इज इक्वलेंट ओमेगा एल या एल ओमेगा, जो आपको याद है, ठीक है ना। तो देयरफॉर ये आपको इंडक्टिव रिएक्टेंस मिली, यानी दिस इज द रिएक्टेंस, दिस इज द अपोर्शन विच इज शोन टू द करंट बाय द इंडक्टर, ठीक है ना। दैट्स एक्स एल इज सिंपली इक्वलेंट ओमेगा एल। अब आपको पता है ओमेगा किसके बराबर होता है, दैट्स इक्वलेंट टू पाई न्यू इंटू एल, ठीक है ना। इसी तरह अगर आप वायर व्हाट इज एल, हाँ रिमेंबर दिस, एल इज द इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल, ठीक है ना। आप इन टर्म्स ऑफ टाइम पीरियड भी निकाल सकते हो, टू, ये न्यू इज द फ्रीक्वेंसी, 2π/t इंटू एल, उस तरह भी आप निकाल सकते हो, ठीक है ना। अब बिहेवियर अगर हम देखेंगे प्योर इंडक्टर इन केस ऑफ डीसी एंड एसी, बिहेवियर ऑफ प्योर इंडक्टर इन केस ऑफ डीसी एंड एसी। अब हम देखेंगे डीसी और एसी केस में इंडक्टर कैसे बिहेव करेगा, प्योर इंडक्टर, ठीक है ना। अब हमें पता चला कि अपोर्शन जो इंडक्टर दिखाता है उसको इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं, किसके बराबर है, दैट्स रिप्रेजेंट किया जाता है एक्सएल, किसके बराबर ओमेगा एल और 2π न्यू इंटू एल, ठीक है ना। ये हमें अब पता चला। अब हम देखेंगे जब हम इंडक्टर में डीसी पास करवाएंगे या एसी पास करवाएंगे तो वी विल फाइंड कितनी अपोर्शन मिलती है, किसको ज्यादा अपोर्शन मिलती है, किसको कम अपोर्शन मिलती है, ठीक है ना। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस अब हमें पता चला, ठीक है ना, दैट्स एल इंटू 2π न्यू। अब डीसी की बात अगर हम करेंगे, डीसी की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, सिंपली जीरो, वो वेरी थोड़ी ना होता है, ठीक है ना। उसमें पोलैरिटी थोड़ी ना चेंज होती है, साइकिल्स थोड़ी ना उसमें होता है, तो देयरफॉर उसका वैल्यू कांस्टेंट होता है, वैल्यू होता है लेकिन उसमें पोलैरिटी चेंज नहीं होती है, वो ऊपर ही एक ही क्वाड्रेंट में चेंज होता है, तो देयरफॉर उसके लिए फ्रीक्वेंसी जीरो बन जाती है। तो जब फ्रीक्वेंसी जीरो बन गई तो व्हाट इज एक्स एल, दैट्स व्हाट इज इंडक्टिव रिएक्टेंस फॉर डीसी, इट इज जीरो। क्लियरली यहां पे हम देख सकते हैं कि प्योर इंडक्टर ऑफर्स नो अपोर्शन टू द फ्लो ऑफ डीसी, हेंस डीसी कैन फ्लो इजीली थ्रू द इंडक्टर। तो इंडक्टर में डीसी इजीली फ्लो होगा, ठीक है ना, फ्लोज इजीली थ्रू द इंडक्टर। तो विच मीन्स फ्रॉम द इंडक्टिव रिएक्टेंस इक्वेशन, जब फ्रीक्वेंसी डीसी की जीरो है, विच मीन्स ये जीरो बन गया, तो विच मीन्स एक्सएल, दिस इज द अपोर्शन शोन बाय द करंट, शोन बाय द इंडक्टर टू द करंट। अब हमने देखा बेटा कि यहाँ इंडक्टर में जब हम डीसी पास करवाते हैं तो उसको कोई अपोर्शन नहीं होती है वहां पे, क्योंकि वहां पे इंडक्टिव रिएक्टेंस जीरो है, तो देयरफॉर वहां पे कोई अपोर्शन नहीं है, तो विच मीन्स डीसी इजीली पास होता है थ्रू द इंडक्टर। अब हम एसी की तरफ आएंगे। अगर हम एसी की बात करेंगे, अब एसी का तो कुछ वैल्यू होता है, एसी तो चेंज होता है, उसकी पोलैरिटी चेंज होती है, न्यू को कुछ फाइनाइट वैल्यू होता है, उसका कुछ फाइनाइट वैल्यू होता है, यानी फ्रीक्वेंसी फॉर एसी इज हैविंग सम सॉर्ट ऑफ वैल्यू, तो देयरफॉर व्हिच मींस एक्सएल को भी कुछ फाइनाइट वैल्यू होगा, यहाँ पे इंडक्टिव रिएक्टेंस का भी कुछ वैल्यू होगा, क्योंकि 2π का ऑलरेडी वैल्यू है, इंडक्टेंस का वैल्यू है, तो विच मीन्स दिस न्यू का कुछ वैल्यू है, तो कुछ वैल्यू ये बन जाता है, ठीक है ना। तो देयरफॉर बेटा दिस एक्सएल का फाइनाइट, विच मीन्स इंडक्टर ऑफर्स फाइनाइट अपोर्शन टू द फ्लो ऑफ एसी, इसको कुछ फाइनाइट अपोर्शन, तो कुछ फाइनाइट अपोर्शन वहां पे फेस करनी पड़ती है। एसी इजीली दिस इंडक्टर में पास नहीं होगा, उसको कुछ अपोर्शन वहां पे फेस होगी, ठीक है ना। अब इसका ऐसा यूनिट भी आप वहीं से निकाल सकते हो, ऐसा यूनिट ऑफ एक्सएल निकाल सकते हो, ठीक है ना। वो सिंपली होगा किसके बराबर होगा, हेनरी पर सेकंड, क्योंकि एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी का हो गया पर सेकंड, तो देयरफॉर एक्सएल विल बी सिंपली इक्विवेलेंट टू हेनरी पर सेकंड। तो वही हेनरी पर सेकंड को बेटा ओम कहते हैं, जो मैंने आपको अभी बोला, ठीक है ना। लिख भी सकता हूं मैं यहाँ पे, ऐसा यूनिट इसका होगा, दैट इज एक्सएल का होगा हेनरी, हेनरी हो गया ना इसका, ओमेगा का हो गया हेनरी, सॉरी एल का हो गया हेनरी इंडक्टेंस, और ओमेगा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, उसका हो गया पर सेकंड, ठीक है ना, वो हो गया पर सेकंड। तो बेटा उसको फिर खोल भी सकते हो, वो बन जाएगा फिर वोल्ट पर एम्पियर पर सेकंड इंटू 1/सेकंड, दैट्स वोल्ट पर एम्पियर भी बन सकता है, वोल्ट पर एम्पियर दैट्स इक्वलेंट ओम, ठीक है ना। बाकी यूनिट तो इसका सेम ही रहता है, वो रहता है ओम। और डायमेंशनल फार्मूला भी आप निकाल सकते हो, वो सेम है दैट ऑफ रेजिस्टेंस, वो सिंपली है ml² T⁻³ e⁻², क्वाइट सिंपल। लिख भी सकता हूँ मैं डायमेंशनल फार्मूला, चलो मैं आपके लिए लिख लूंगा यहाँ पे, ml² T⁻³ e⁻², निकाल सकते हो आप वोल्टेज के लिए डिवाइड बाय एम्पियर, ठीक है ना। तो देयरफॉर वो आपको सिंपली डायमेंशनल फार्मूला किसके मिलेगी, वो हमें इंडक्टिव रिएक्टेंस या सिंपली रिएक्टेंस की मिलेगी, ठीक है ना।
अगर आप इंडक्टिव रिएक्टेंस और फ्रीक्वेंसी के दरमियान ग्राफ भी डालना चाहोगे प्योर इंडक्टिव सर्किट में तो एक स्ट्रेट लाइन आएगी, ठीक है ना, क्योंकि इंडक्टिव रिएक्टेंस इंक्रीज हो रही है विद इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ करंट। जितना करंट फ्रीक्वेंसी करंट की इंक्रीज होगी, और चूंकि एल इज डायरेक्टली एक्सएल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू, जितना न्यू इंक्रीज होगा उतना ही एक्सएल इंक्रीज होगा, तो आपको एक स्ट्रेट लाइन वहाँ पे मिलेगी। तो देयरफॉर दिस वाज योर इंडक्टिव रिएक्टेंस। नाउ विल मूव टुवर्ड द कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ठीक है ना। नंबर सेकंड वी विल डिस्कस इज कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इसमें थोड़ा इंपॉर्टेंट ही है, ये आपने याद रखना है, ये रिएक्टेंस वाला पार्ट। नाउ कैपेसिटिव रिएक्टेंस। नाउ कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज सिंपली द इफेक्टिव अपोर्शन ऑफर्ड बाय द कैपेसिटर टू द फ्लो ऑफ करंट इन द सर्किट। नाउ अब इंस्टेड ऑफ इंडक्टर अगर आपके पास अब कैपेसिटर है, तो देयरफॉर करंट को जो अपोर्शन कैपेसिटर अब दिखाता है सर्किट में, तो उसको हम सिंपली कहते हैं दैट्स कॉल्ड एज कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ठीक है ना। इज द इफेक्टिव अपोर्शन offered by a capacitor to the flow of current in the circuit। सर्किट में जो कैपेसिटर एक्चुअली करंट को अपोर्शन दिखाता है, तो उसको सिंपली हम कहते हैं दैट्स कॉल्ड एज कैपेसिटिव रिएक्टेंस। वंस अगेन बेटा कंपेयरिंग द इक्वेशन, जब हमने प्योर कैपेसिटिव सर्किट पढ़ा उसी को फिर से अगेन कंपेयर करेंगे हम। कंपेयरिंग आई नॉट इज इक्वलेंट, अगर आपको याद होगा वो हमें एक्चुअली कुछ ई नॉट डिवाइड बाई एक्सएल वहाँ पे निकला था, दैट्स 1/c ओमेगा। क्योंकि आपके सर्किट में मैंने लिखा था वहाँ पे ई नॉट डिवाइड बाई एक्स, वो एक्स इसके बराबर होता है, तभी मैंने यहाँ पे ऐसे लिखा विथ सिंपली प्योर रेजिस्टिव सर्किट के साथ दैट्स ई नॉट बाई आर। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे अब इस 1/c ओमेगा के डायमेंशंस विल बी सेम एज दैट ऑफ आर, विच मीन्स 1/c ओमेगा इज नोन एज कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ठीक है ना। तो इस 1/c ओमेगा को हम क्या कहेंगे, इसको हम कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहेंगे। नाउ 1/c ओमेगा, इसके डायमेंशन सेम किसके बराबर है, रेजिस्टेंस के बराबर, तो विच मीन इट इज द कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ठीक है ना। तो देयरफॉर 1/c ओमेगा इज नोन एज कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ठीक है ना, रिप्रेजेंटेड बाय x सबस्क्रिप्ट c, ठीक है ना। तो देयरफॉर xc इज इक्वलेंट टू 1/c ओमेगा, ठीक है ना बेटा। दैट्स इक्वलेंट, आप खोल भी सकते हो 2π/c, ठीक है ना। ओमेगा किसके बराबर है, 2π/c, वेयर c इज द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, ठीक है ना। अब इसका भी बिहेवियर हम चेक करेंगे इनके सब डीसी एंड डीसी। अगर हम पहले डीसी देखेंगे, डीसी के केस में वंस अगेन डीसी के केस में फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, न्यू इज 0, तो देयरफॉर जब न्यू 0 है तो ये बन जाएगा 1/0, 1/0 इज इन्फिनिटी, तो एक्स बन जाएगा 1/0 दैट्स इक्विवेलेंट इन्फिनिटी। इसका मतलब क्या हुआ कि द कैपेसिटर ऑफर्स इनफिनाइट अपोर्शन टू द फ्लो ऑफ डीसी, यानी कि कैपेसिटर इनफिनाइट अपोर्शन डीसी को दिखाता है, तो विच इसका मतलब यह है कि डायरेक्ट करंट कैपेसिटर से पास नहीं होगा, वो डायरेक्ट करंट को ब्लॉक कर देता है। कैपेसिटर डीसी करंट को खुद में पास नहीं होने देता, वो उसको ब्लॉक कर देता है। वाई, उसको इनफिनाइट रेजिस्टेंस, जैसे आप डीसी डालोगे वो इनफिनाइट रेजिस्टेंस दिखाएगा, वो डीसी को खुद में पास होने नहीं देगा, विच मीन्स इट ब्लॉक्स डीसी, ब्लॉक्ड, ठीक है ना। इट इज ब्लॉक्ड, डीसी इज ब्लॉक्ड बाय द कैपेसिटर, वाई, बिकॉज इट इज शोइंग इनफिनाइट रेजिस्टेंस। याद रखना, कैपेसिटर ऑफर्स इनफिनाइट रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ डीसी, विच मीन्स द डायरेक्ट करंट कैन नॉट पास थ्रू द कैपेसिटर। हाँ, लेकिन हवर स्मॉल द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर में भी, इसमें ये याद रखना है कि अगर कैपेसिटर की कैपेसिटेंस बहुत कम भी हो, स्टिल वो डीसी को पास नहीं होने देगा, ठीक है ना। इसी तरह एसी को हम देखेंगे। अब एसी में हमें पता है बेटा न्यू इज फाइनाइट, कुछ फ्रीक्वेंसी का कुछ फाइनाइट वैल्यू रहता है, तो देयरफॉर एक्ससी विल बी सिंपली इक्विवेलेंट टू 1/फाइनाइट वैल्यू, 1/फाइनाइट वैल्यू, 1/फाइनाइट तो बहुत कम हुआ, इट इज स्मॉलर वैल्यू, तो विच मीन्स दिस कैपेसिटर ऑफर स्मॉल अपोर्शन टू द फ्लो ऑफ एसी, so that AC can be considered to pass through a capacitor easily। तो इसका मतलब ये है कि बहुत कम रेजिस्टेंस दिखाता है AC को, तो विच मीन्स कैपेसिटर से AC इजीली पास होता है, इजीली पास्ड। तो इससे AC क्या होता है, AC इजीली पास होता है कैपेसिटर से, क्योंकि बहुत कम रेजिस्टेंस वो वहाँ पे दिखाता है, ठीक है ना। इसी तरह बेटा एक्चुअली यूनिट की अगर आप बात करोगे तो यूनिट वंस अगेन यूनिट विल रिमेन द सेम। अच्छा, अगर हमने देखा था पहले उसमें वो एक स्ट्रेट लाइन बनती थी, अगर हम XC और XL और दिस फ्रीक्वेंसी के दरमियान ग्राफ बनाते थे, यहाँ पे मैं बना भी लूँगा वो, अगर आप देखो वो इस तरह जाता था, ठीक है ना,
XL, दिस इज न्यू। ग्राफ कुछ इस तरह, जितना न्यू इंक्रीज होता था उतना वहाँ पे क्या होता था, XL इंक्रीज होता था। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे ग्राफ कैसे बनेगा, अगर ये फ्रीक्वेंसी हमारी ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस है तो ग्राफ इस तरह जाएगा, ठीक है ना। जितना जितना फ्रीक्वेंसी कम ज़्यादा इंक्रीज होता चला जाएगा वहाँ पे एक्चुअली उतनी उतनी इंडक्टिव कैपेसिटिव रिएक्टेंस कम होती चली जाएगी। तो विच मीन्स क्वाइट इजीली वहाँ पे एक्चुअली एसी वो पास हो जाता है बेटा। तो this was your important thing as far as our circuit elements are considered. This was important thing, that was reactance. Now एक और टर्म हम यहाँ पे पढ़ेंगे, उसको susceptance कहते हैं। susceptance सिंपली रेसिप्रोकल ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस को हम ससेप्टिव रिएक्टेंस कहते हैं, ठीक है ना। इट इज रेसिप्रोकल ऑफ inductive reactance is called as susceptance, ठीक है ना। that is susceptance is simply equivalent to 1 by XL। रेसिप्रोकल है, दिस इज कैपेसिटिव इंडक्टिव रिएक्टेंस, ये ससेप्टेंस का रेसिप्रोकल है। तो मुझे ये बताओ इसका यूनिट क्या बनेगा, ससेप्टेंस का यूनिट क्या बनेगा, इसका ओम था तो देयरफॉर ये पर ओम इसका यूनिट बन जाएगा। तो इसका यूनिट बन जाएगा पर ओम। बेटा उसी को मोह कहते हैं या सीमेंस कहते हैं, और सीमेन, ठीक है ना। तो ससेप्टेंस का यूनिट या तो मोह होता है MHO या तो सीमेन होता है, ठीक है ना। ये हो गया था, ये हो गया ससेप्टेंस। इसके साथ एक और टर्म हम यहाँ पे पढ़ेंगे इम्पीडेंस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो बेटा, लेकिन यहाँ पे मैं इम्पीडेंस ट्रायंगल की बात नहीं करूँगा क्योंकि उसके लिए पहले हमने LCR सर्किट पढ़ना है। थोड़ा सा मैं बताऊँगा आपको इम्पीडेंस क्या होता है। इम्पीडेंस को कैपिटल Z से रिप्रेजेंट किया जाता है। नाउ इट इज द टोटल अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट बाय 2 और मोर देन 2 सर्किट एलिमेंट्स इन एन AC सर्किट। अब एक टोटल अपोजिशन होगी। अब हमारे पास जब सर्किट्स ऐसे होंगे, सर्किट्स में बहुत सारे सर्किट एलिमेंट्स लगे हुए हैं। पहले तो हमारे पास था एक एक सर्किट एलिमेंट, या तो रेजिस्टेंस था, या तो इंडक्टेंस था, या तो कैपेसिटेंस था। लेकिन अब हमारे पास अब होगा हमारे पास सर्किट्स अब आएंगे, उसमें इंडक्टर भी होगा, साथ में उसी के साथ कैपेसिटर भी होगा, या रजिस्टर यानी LCR सर्किट होंगे, CR सर्किट होगा, LR सर्किट होंगे, यानी एक से जायद उसमें सर्किट एलिमेंट्स कनेक्ट हुए होंगे। तो देयरफॉर उस वक्त जो टोटल अपोजिशन वो वहां पे दिखाएगा ना सर्किट, तो उसको टोटल अपोजिशन को हम क्या कहेंगे, इंपीडेंस, ठीक है ना। दैट इज टोटल अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ current by 2 or more circuit elements in an AC circuit, ठीक है ना। इसका भी यूनिट्स हो रहेगा वो ओम ही रहेगा, लेकिन ये टोटल अपोजिशन है। अब आपके पास सर्किट है, उसमें एक से जायद सर्किट एलिमेंट्स कनेक्ट हुए हैं, तो देयरफॉर उनकी जो टोटल अपोजिशन, दैट्स फॉर एग्जांपल अभी हम सर्किट एक पढ़ेंगे LR सर्किट, उसमें 2 सर्किट एलिमेंट्स है, एक तो है इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस। तो विच मीन रेजिस्टेंस ऑफ इंडक्टेंस प्लस रेजिस्टेंस ऑफ दिस रेजिस्टेंस, उस टोटल को हम इंपीडेंस कहेंगे। इसी तरह तीनों अगर होंगे LCR, तीनों के रेजिस्टेंस को ऐड करेंगे तो उसी को इंपीडेंस कहते हैं। तो देयरफॉर इस टोटल रेजिस्टेंस को कहते हैं, टोटल रेजिस्टेंस जो एक्चुअली एक सर्किट में होंगे जब हमारे पास 2 से जायद सर्किट एलिमेंट्स वहाँ पे कनेक्ट हुए हैं, या उसी को सिंपली हम कहते हैं दैट्स कॉल्ड एज इंपीडेंस, ठीक है ना। तो उसमें एक्चुअली हमें मेनली पढ़ना है इंपीडेंस ट्रायंगल, लेकिन इंपीडेंस ट्रायंगल पढ़ने के लिए बेटा हमें पहले LCR सर्किट पढ़ना है, तब हम उसको पढ़ सकेंगे, ठीक है ना। तो वी विल लीव इट टिल देन, तब तक आप सिर्फ इतने याद रखो, बिकॉज हमने पढ़ना है LR सर्किट, CR सर्किट, तो उनमें हमने इंपीडेंस निकालनी है, तो उस वक्त तक आपको समझ में आना चाहिए कि इंपीडेंस है क्या, ठीक है ना। या आप इस तरह भी कह सकते हैं, हमें डिटरमाइन करता है एम्पलीट्यूड ऑफ द करंट फॉर ए गिवन वोल्टेज, कि करंट कितना ज़्यादा पीक आउट होगा, कितना एम्पलीट्यूड करंट होगा किसी खास वोल्टेज के लिए। अब इसी का एक और रेसिप्रोकल, उसको एडमिटेंस कहते हैं। एडमिटेंस को Y से रिप्रेजेंट किया जाता है, एडमिटेंस इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ इंपीडेंस, ठीक है ना। दैट्स Y इज इक्वल टू 1 बाई Z, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ इंपीडेंस, उसी को हम सिंपली क्या कहते हैं, उसी को एडमिटेंस कहते हैं। वन सेकेंड बेटा, इंपीडेंस का यूनिट, ऐसा यूनिट आपको मिलेगा वो ओम ही मिलेगा, ठीक है ना, क्योंकि अपोजिशन है। तो इसका क्या बन जाएगा, पर ओम बन जाएगा, दैट्स पर ओम इसका होगा, या मुह अभी मैंने उसको बोला, या उसको सीमेन कहते हैं,
तो दे आर फोर यूनिट इसके सेम रहेंगे। तो देयर फॉर दीज वेर सर्टन टर्म जो आपने याद रखनी है। उसके बाद कुछ छोटी सी टर्म्स होती है जो एक्चुअली हम सर्किट्स में यूज़ करते हैं। एक तो होता है सर्किट एलिमेंट। सर्किट एलिमेंट हम रजिस्टर, इंडक्टर या कैपेसिटर को सिंपली हम सर्किट एलिमेंट कहते हैं। इसी तरह लोड होता है। लोड एक डिवाइस होता है जो करंट को ड्रा करता है फ्रॉम एसी सोर्स, उसको लोड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ट्रांसफार्मर हो गया, प्राइमरी कॉयल, ट्रांसफार्मर या प्राइमरी कॉयल एक्ट्स एज एसी सोर्स फॉर द करंट फ्लो थ्रू फॉर द करंट फ्लो इन ए सेकेंडरी कॉयल विच एक्ट्स एज लोड। लैंप हमारा लोड एक्ट करता है। और इस तरह फेज एंगल, चूंकि आपने पढ़ा था दैट्स एंगल बिटवीन ईएमएफ दैट्स वोल्टेज एंड करंट, उसको हम फेज एंगल कहते हैं, ठीक है ना। बाकी पीक वैल्यू होता है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट या ईएमएफ का, उसको आप पीक वैल्यू कहते हैं। तो देयरफॉर वो कुछ सिंपल टर्म्स थी जो आपको ऑलरेडी पता है ना। एक्चुअली जो मेन चीज़ अब हमने पढ़ना है वो एक्चुअली अब हमने देखना है कि अब हम सर्किट एलिमेंट्स को कनेक्ट करेंगे, ठीक है ना। हो गया, और पेज में लिखे आऊँगा, ठीक है ना। तो नाउ वी विल कनेक्ट द एलिमेंट्स विद ईच अदर सर्किट एलिमेंट्स। पहले हम कनेक्ट करेंगे थ्रू एलआर सीरीज सर्किट, यानी अब हम कनेक्ट करेंगे दो सर्किट एलिमेंट्स, दैट इज स्पेशली यूर दिस इंडक्टर एंड दैट ऑफ रजिस्टर। नाउ इंडक्टर एंड रजिस्टर को जब हम कनेक्ट करेंगे एक दूसरे के साथ, तो बेटा कनेक्ट करने के बाद हम देखेंगे व्हाट विल हैपन टू द करंट, ईएमएफ एंड इम्पीडेंस, वो हम वहाँ से निकालेंगे। दैट विल बी डन इन द नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह।